उमेश जी गुड इवनिंग। आदर्श गुड इवनिंग आदर्श। चलो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद पढ़ेंगे डीपीएसपी। क्या पढ़ेंगे? इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज। आफ्टर दैट ड्यूटीज के बाद डीपीएसपी। डीपीएसपी इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द state and fundamental duty is the duties of the citizen to the country। मतलब मेरी, आपकी, हम सबकी। नमस्कार। कुछ कर्तव्य होते हैं जो देश के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, उसी से रिलेटेड। अक्षय भाई नमस्कार, निखिल जी नमस्कार। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी ड्यूटी होती है जो हमें हमारे देश के लिए काम करना चाहिए, उनको हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज, कोई बता सकता है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर? टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कुल मिला के कितने हैं? बताइए जल्दी से। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं? आप में से कोई बता सकता है मेरे को तो जल्दी से बता दीजिए। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया? बंटी जी बोल रहे हैं 7। आई एम आस्किंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, नॉट फंडामेंटल राइट। Earlier, fundamental rights were 7, at present 6, but at present, fundamental duties are 11, 11, 11, 11। नीरज, ऐसे कैसे गलत हो रहा है भाई सभी लोगों का? नीरज, मनीष, बंटी बेटा, 7 होती हैं। कितनी होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटी जो होती हैं वो आपकी होती हैं 7 नहीं होती हैं, 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं। मौलिक कर्तव्य आपके 11 होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कहता है सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, तो कहता है भाई द फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑल सिटीजन टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पैट्री patriotism and to uphold the unity of India. These duties set in the part number 4A of the Indian Constitution concern individual and the nation. They are not legally enforceable. They are held by the Supreme Court to be obligatory for all the citizens. थोड़ा सा लेट हुए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट ही किया है। तो क्या कहता है भाई, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए वो डीपीएसपी होता है। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। हम अभी पहले फंडामेंटल ड्यूटी फिर डीपीएसपी पढ़ेंगे, दोनों अभी अभी पढ़ लेंगे। तो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। दीज आर द मोरल ड्यूटीज, it should be done, not enforceable by the Supreme Court or High Court or any judicial डिपार्टमेंट। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए हैं। ए को हिंदी में का बोलते हैं, है ना? व्यक्तियों और राष्ट्र की चिंता करते हैं, मतलब उनके बारे में सोचते हैं। जो मैं आप, हमको लगता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, दैट प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, वे कानूनी रूप से लागू योग्य नहीं है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य माना जाता है। The fundamental duties are listed. The fundamental duties are listed in the article number 51A. Article number 51A in part 4A, part 4A of the Constitution. Part 4A of the Constitution. The list of fundamental duties, क्या कहता है? Provision were included on the basis of the recommendation of the Swarna Singh Committee. Under this article, it shall be duty of every citizen of India, fundamental duties taken from USSR, now Russia, मतलब मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान के 4A, मतलब यहाँ पर हिंदी में का लिखेंगे, 4 का भाग में अनुच्छेद 51 का, कौन सा? 51 का, ए मतलब का, में सूचीबद्ध किया गया। इट इज प्रोवाइडेड इन दिस। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत प्रावधानों की सूची को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा क्या? कि वो अपने लिए कुछ काम करे देश के लिए। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, जिसे अब रूस के नाम से जानते हैं, से लिया गया है। अब मैं यहाँ पर बेटा एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ सॉरी, अभी मैं एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ अपनी तरफ से, थोड़ा क्लियरली लिख जाएगा, दिख जाएगा आप लोगों को। पार्ट 4A,
और भाई आर्टिकल नंबर 51A मतलब 4 का अनुच्छेद, ये हो गया भाग, और अनुच्छेद आपका क्या हो गया, 51 का हो गया। क्या दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब होता है मूल या मौलिक कर्तव्य। क्लियर। हाँ, बारिश तो हो रही है ठाकुर जी। इसमें आपके टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द सोर्स, कहाँ से कॉपी किया, तो इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, वो क्या है बेटा, सोर्स होता है आपका USSR या रसिया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, रसिया के नाम से। तो इसको बोल सकते हैं आप सोवियत संघ, सोवियत यूनियन और रूस। और अगर कहता है रिकमेंडेशन किसने किया था, सिफारिश किसने की थी, तो रिकमेंडेड बाय, सिफारिश की गई किसके द्वारा, एक कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा, सिफारिश की गई एक कमेटी के द्वारा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, यही हमने अभी लिखा है, अभी समझा जो है क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये अपना था। साउंड लो हो गया, एक बार हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो बेटा सिग्नल का, वैसे मेरी तरफ से तो फुल है। क्या साउंड का कोई प्रॉब्लम है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है ना। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल आपका है कितना, 11। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद में आगे की कहानी पर आ जाएंगे। नोट लिख लेते हैं बेटा। आप ज्योग्राफी ले लीजिए बेटा, मैं ले तो लूँ लेकिन सामने से मिलेगी तभी पॉसिबिलिटी है ना। हालांकि मुझे कुछ कुछ टॉपिक और मिले हुए हैं शायद से, तो वो मैं एक बार चेक करूंगा कौन कौन से हैं। अब देखिए भाई क्या होता है इसमें, आपका होता है हाँ 80 मार्क्स की तो है, ये बात तो सही है। नहीं, एक बार ट्राई करो, हो सकता है अच्छा पढ़ाएं, एक बार पढ़ के तो देखो। अभी मैम को या जिसको सर को किसको भी मिली हुई है, एक बार ट्राई तो करो पढ़ने की, समझने की, एक बार बात करो उनसे, हो सकता है अच्छा पढ़ाएं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है बेटा, ट्यूनिंग बनने की थोड़ी सी बात होती है। तो नोट में अब पॉइंट जो आता है एक इम्पोर्टेंट ये आता है, इसे कब ऐड किया गया था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो कब ऐड की गई थी, तो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड इन द constitution, added in the constitution by 42nd constitutional, 42nd constitutional amendment act 1976। कितनी, 10। एंड इन 2002 बाय 86, बाय, हाँ स्टार्ट हो रहा है ना, जब स्टार्ट हो एक बार बात करना अच्छे से। बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके ओके, बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वन फंडामेंटल ड्यूटी was added in 10। तो नाउ 10 + 1 कितना हो गई, 11, है ना बेटा, 42वां ये लिखा है ना। हाँ 42वां सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, इसकी मैं अमेंडमेंट की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा आपको, इसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं। 42वां अमेंडमेंट बेटा बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज known as is
known as the mini constitution, mini constitution। ठीक, तो मतलब कहते हैं कि जो बेटा मूल कर्तव्य है, चलो देखेंगे मूल कर्तव्य पॉसिबल हुआ तो। मूल कर्तव्य को पहले 10 मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, समझ आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ, संशोधन अधिनियम, पहले 10 ऐड किए गए, बाद में एक और ऐड किया गया, अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन को क्या कहते हैं, मतलब 42वें संशोधन को, इस संशोधन को क्या कहते हैं, इस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लघु संविधान कहते हैं। यस, ठीक है, कहते हैं। तो पहले कितने ऐड किए गए, पहले थे 10। वन फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड इन 19/86, ऐसे लिखेंगे, बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक, तो आफ्टर दैट टोटल, आफ्टर दैट टोटल एफडी आपके 10+1 11। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, आंसर करना। मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा, पोल भी दे दूंगा। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, क्वेश्चन ऐसे ही सुन लो, ऑप्शन में दे दूंगा आपको अलग से। अभी पहला जो ये है क्वेश्चन जो हमारा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है इन 1960, कब, क्वेश्चन है इन 1960, 1960 में। पोल पे आंसर करना सभी लोग। इन 1960 देयर वर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में 1960 में कितने मौलिक कर्तव्य थे। नंबर 1 6, नंबर 2 7, 10 और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आंसर करेंगे, भारत के संविधान में 1960 में कितने मौलिक कर्तव्य थे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1960। जल्दी से आंसर करो, मैं आपको पोल दे रहा हूं, पोल पे आप लोग आंसर करेंगे, 15 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग आंसर करेंगे। विद इन 15 सेकंड यू हैव टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, पोल स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, ओनली 30% स्टूडेंट का आंसर सही है। नॉट गुड, नॉट गुड, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। इस तरह से आंसर जो है, मैं एक बार चेक कर लूँ कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है, हैं? रुद्रा का आंसर सही है, मनीष श्रीवास्तव का भी सही है, और उमेश का भी सही है। चलिए, इस क्वेश्चन पे तो मैं लेदर बोर्ड देखूंगा, अभी देखूंगा। देखिए भाई, हाँ, करेक्ट आंसर जो आपका होता है, पहले मैं अपना फोटो सामने लेके आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे बेटा।
हाँ वो तो एजुकेशन वाला था नीरज, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर जो आपका होता है वो ये है, नन ऑफ दीज। अरे भाई सीधा है। 1976 में 10 फर्स्ट टाइम ऐड हुए हैं, है ना। कब ऐड हुए? फर्स्ट टाइम ऐड हुए। और 2002 में एक और हो गया, वन मोर, है ना, वन मोर। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 11। जो चीज फर्स्ट टाइम ऐड हुई थी, कब? 1976 में। तो 1960 में कितने थे? जीरो। 1960 में कितने थे? जीरो। नो फंडामेंटल राइट वॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1960, 1950, 1975। फर्स्ट टाइम एडेड इन 1976, पहली बार 1976 में जोड़े गए हैं। जो पहली बार जोड़े गए हैं वो कब ऐड किए गए हैं? 1976 में ऐड किए गए हैं। समझ आ गया? अब मत गलत करना, अब रॉन्ग नहीं होना चाहिए आप लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट हम ड्यूटीज हमको गिवन है, मतलब कौन कौन सी मौलिक कर्तव्य है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। आपके एनसीईआरटी के कवर पेज पे लिखे रहते हैं, एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना। तो देखते हैं भाई। पहला कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रगान जब बजता है तो खड़े हो जाने चाहिए, है ना। जो नेशनल फ्लैग है वो अपने घर पे अगर आप लगाते हो, यू हैव राइट, बट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए। समझ रहे हो ना, इस तरह की चीजें। टू चेरिश एंड फॉलो द, और रेशियो 3:2 होना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों का पालन करना। जिस आइडिया के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है उनको हमेशा फॉलो करते रहना, उस सबको प्रमोट करना। देन प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए काम करना। क्या करना? ये सारे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलजुल के रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलजुल के रहना पड़ेगा। रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू द लॉ, एंड फॉलो ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स फ्रेटर्निटी विच इज गिवन इन प्रियम्बल ऑल्सो। नेक्स्ट कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कुड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान करना। जब जरूरत पड़े तैयार खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका 1999 में कारगिल वॉर में बहुत सारे लोग आ गए थे। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम बेटा राष्ट्रीय चिन्ह है, सिंबल है हमारा। बताते हैं मनीष भाई, अभी बताते हैं, दिखाते हैं आपको। दिस इज अवर नेशनल एंथम। ये एंथम, एंथम बोल रहे हैं आप? ओके। नेशनल एंथम जन गण मन, जन ये एम्बलम है, दिस इज एम्बलम। जन गण मन होता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका। और वंदे मातरम, वंदे मातरम इज सॉन्ग। अब डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर कोई भी नेशनल प्रोग्राम होता है, इन ईच एंड एवरी नेशनल प्रोग्राम फर्स्ट नेशनल एंथम इज संग एंड इन द एंड वंदे मातरम मतलब नेशनल सॉन्ग इज संग। नेशनल सॉन्ग को एंड में गाया जाता है, वंदे मातरम जो होता है और जनगण मन को पहले गाया जाता है ना। ये सॉन्ग है हमारा, ये नेशनल सॉन्ग है। समझ गए ना भाई? मनीष जी समझ गए? चलिए वापस आते हैं। हाँ बेटा 4-5 मार्क्स मिनिमम, और 2017 में 9 क्वेश्चन आया था। 4-5 नहीं, 4-5 क्वेश्चन मिनिमम होता है। तो मीन्स आप कह सकते हो करीब अप्रॉक्स 15 टू 14 टू कितना, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होता है। जब 4 मार्क्स का होता है और 4 क्वेश्चन आए तो 16 नंबर हो गए, 16 मार्क्स हो गए। 5 क्वेश्चन आए तो 20 मार्क्स हो गए। 2017 वाले एग्जाम में 9 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, इट मीन्स 36 मार्क्स।
इट डिपेंड, चेंज हो जाता है कई बार। उसमें ज्योग्राफी थोड़ा कम कर दिया था, पॉलिटी बढ़ा दिया था। तो पॉलिटी से 9 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम पॉलिटी इन 2017 एनडीए, आई थिंक एनडीए 2 वाले में आया था शायद से, वो 2 या 1 चेक करना पड़ेगा, लेकिन था कंफर्म, आई एम श्योर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे टू अबाइड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, तो इनका पालन करना, ये तो पढ़ लिया था। स्वतंत्रता के लिए ये भी पढ़ लिया था, विचारों वाला, आइडियाज वाला। ठीक, 10 क्वेश्चन में बेटा पॉलिटी, करंट अफेयर्स हो सकता है, मार्क्स 40 मार्क्स जो हैं उसमें पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कभी कभी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद में आता है, अप्रैल में भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। उसके बाद टू डिफेंड, है ना, अप्रैल वाले में 2021 में 40 मार्क्स की है, अच्छा बहुत बढ़िया है। तो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वैन, टू डू सो इट मीन्स देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए, ऐसा करने का आह्वान करना, हमेशा तैयार रहना। बाकी मैंने अभी आपको ब्रदरहुड वाला पॉइंट बताया था, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। इट मीन्स ब्रदरहुड मीन्स फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है, फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, और बंधुता मीन्स मिलजुल कर रहना। भाईचारा कैसे आएगा, मिलजुल कर रहना, है ना, आपस में मिलजुल कर रहना। तो भाईचारे की बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट इसके बाद आता है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी समग्र संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना। इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ ताजमहल, रेड फोर्ट, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल, बिकॉज दे कनेक्ट us to our ancient क्या, to our ancient history culture। नेक्स्ट आता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए काम करना, है ना, प्राकृतिक इसका पर्यावरण, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, प्लांटेशन करना, ये सारी चीजें, फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना का विकास करना, जिससे देश का ग्रोथ हो पाए। टू डेवलप द कंट्री, क्या करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को भी डेवलप करना चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप द कंट्री, इट मीन्स टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पब्लिक रोड्स, रेलवे, ट्रेन, इन सब का प्रोटेक्शन देना। ये नहीं है राइट्स हो गए, दंगे हो गए, उठा के 4 ट्रक जला दिए, नहीं भाई, रॉन्ग है, वो सब अपना है, रोड तोड़ दिया, गलत होता है। हाँ बेटा, नीरज 2019 में ही शामिल किया था, 2002 में अभी आएगा। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। एंड दिस वाज एडेड इन 2002, ये लिखा है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स, एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ये जोड़ा गया। और ये ड्यूटी किसकी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है। यह माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर हो गया, दिस वाज एडेड इन 2002, और बाकी उससे पहले वाले थे। मनीष जी, अब आता है भाई इसके बाद में फंडामेंटल, क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी खत्म हो गया। इसके बाद में आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत, पार्ट नंबर 4। किस पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 4 में आएगा। किस पार्ट में आएगा,
पार्ट नंबर 4 में आएगा, और आर्टिकल 36 to 51 यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 एंड व्हाट इज द सोर्स, कहाँ से कॉपी किया, सोर्स होता है स्रोत आयरलैंड, कहाँ से लिया गया बेटा, आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से, आयरलैंड वालों ने कहाँ से लिया था, स्पेन से। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम क्या टिक करेंगे, हम आयरलैंड टिक करेंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, इसीलिए तो ऐड कराया है, पहले आपके टॉपिक में एडेड नहीं था, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ऐड कराया है आज की क्लास के लिए, है ना। जो जो चीज़ें कमी लगी मैंने वो ऐड करा ली, जैसे अमेंडमेंट की नहीं था आपके उसमें, मैंने ऐड करा लिया, 4 क्वेश्चन 4 क्लास ऐड कराई हैं, मिसलेनियस ऐड कराया है अभी, ठीक है, 4 क्लासेस ऐड हुई हैं अभी। चलिए भाई, अब समझते हैं, पढ़ते हैं एक बार क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटी के बाद डीपीएसपी। तो देखिए, पार्ट 4 of the Indian Constitution deals with the directive principle of our state policies, DPSP. The provision contained in this part cannot be enforced by any court, but these principles are fundamental in the governance of the country and is shall be the duty of the state। हाँ वो कराऊंगा, वो भी करा दिया, वो ऐड करा दिया, टेंशन मत लो। of the state to apply these प्रिंसिपल इन द मेकिंग लॉ। टाइप्स ऑफ बिल बेटा 20 मिनट 20 मिनट का है, वो मैं करा दूंगा, वो टेंशन मतलब प्रेसिडेंट के साथ ही करा दूंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल of state policies was borrowed from Irish means Ireland constitution. While most of the fundamental rights are negative obligations on the state, DPSP are the positive obligations on the state। मतलब क्या होता है भाई, मतलब होता है कि जो भारत का हमारा संविधान है उसका भाग 4 हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। स्टेट अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है ना, तो प्रोवाइड बाय स्टेट अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, अपने आप, कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं और कानून बनाने में हेल्प करते हैं ड्यूटी के रूप में। इट मीन्स सिंपल है, इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी किसका, ऑफ स्टेट टू द सिटीजन, टू द सिटीजन, यही तो मतलब हुआ। यह राज्य के कर्तव्य हैं, यह क्या है, राज्य के कर्तव्य, यह राज्य के कर्तव्य हैं, और ये जो राज्य के कर्तव्य हैं वो आपके राज्य के कर्तव्य हैं, ड्यूटी हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू द सिटीजन, किसके लिए, नागरिकों के लिए, बट नॉट कंपल्सरी, बस होना चाहिए। कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई है, जबकि अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक है। भाई जबरदस्ती है, नहीं नहीं हुआ तो कोर्ट के पास चले गए तो राज्य पे बोझ हो गया, स्टेट पर एक बोझ हो गया, बर्डन है। बट डीपीएसपी अपने अकॉर्डिंग खुद करना है, इसीलिए सकारात्मक पॉजिटिव है। पॉइंट समझ आया भाई, डीपीएसपी आर पॉजिटिव बिकॉज not enforceable by the court, and fundamental rights are the negative obligations because enforceable by the Supreme Court or High Court। नेक्स्ट कहता है डायरेक्ट प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट वेरी कॉम्प्रेहेंसिव सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न एंड वेलफेयर स्टेट। क्या कहता है, निर्देशक सिद्धांत एक आधुनिक और कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं, इन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग करते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाउ, अभी बात करेंगे। दीज प्रिंसिपल्स एम्फेसिस दैट द state shall try to promote welfare of the people by providing them basic facility like shelter, food and clothing। इन सिद्धांतों में जोर दिया गया है कि राज्य के लोगों को आश्रय, रोटी कपड़ा और मकान, भोजन और कपड़े जैसी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है, मतलब क्या है, क्या मिलेगा भाई, रहने के लिए घर चाहिए तो मकान दे दो,
आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक PMAY चला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है ना, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। तो घर बनाने के लिए क्या मिल गया आपको, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, टिल 2022 सभी को घर मिलेगा, मैक्सिमम लोगों को। उसी तरीके से आपका एक मनरेगा है, MG नरेगा, जॉब मिलेगी। उसी तरह से आपका PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान होती है ना राशन की दुकान। उसी तरीके से आपका एजुकेशन होता है बिलो 6 ईयर, बिलो 6 ईयर, जैसे आपकी होती हैं आंगनवाड़ी, क्रैच, सुना होगा ये सब, इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इनसे खाना मिल जाता है। चलिए समझते हैं अब। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो क्या है, इन पार्ट 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 36 to 51, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया अभी। फिर कहता है दे आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 का आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, इंडिया कहाँ से लिया, इन इंडिया टेकन फ्रॉम आयरलैंड, एंड आयरलैंड टेकन फ्रॉम, हाँ करप्शन तो बहुत है बेटा, फ्रॉम स्पेन। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय स्पेन, बट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन सोर्स इज आयरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दैम एज द नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की नई विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। ग्रेविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट combinedly as the conscience of the constitution। ग्रेविल ऑस्टिन ये एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया अच्छे से, ने निर्देशक सिद्धांतों, तत्वों, मतलब DPSP और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने, दोनों के लिए कंबाइंडली। अब आता है फंडामेंटल राइट से कैसे भाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस चीज को हम लोग। तो दीज आर नेगेटिव, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, नेगेटिव। बेटा करप्शन के लिए हमको आपको आगे आना पड़ेगा कम करने के लिए। करप्शन जनता ही फैलाती है, पब्लिक ना देना बंद करे, धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है क्योंकि ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं, कोर्ट के द्वारा लागू होते हैं। और ये पॉजिटिव आपके होते हैं क्योंकि अपनी इच्छा पे डिपेंड करते हैं, सकारात्मक होते हैं। ये वाले हो गए सकारात्मक, डिफरेंस देख रहे हैं हम। और ये वाले आपके हो गए नकारात्मक। क्या हो गए, नकारात्मक। उसके बाद दीज आर जस्टिसिएबल, ये कैसे हैं, प्रवर्तनीय है, न्यायालय में, न्यायालय के द्वारा लागू हो सकते हैं, है ना। ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें लागू नहीं करा सकता कौन, कोर्ट। द एम इज एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट है उससे क्या आती है, राजनीतिक लोकतंत्र आता है। राजनीतिक क्या आता है, लोकतंत्र आता है। और भाई जो DPSP होता है उससे क्या आता है, आपका इकोनॉमिकल और सोशल, सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग करते हैं लोगों को, और आर्थिक भी हेल्प की जाती है। उसके बाद दीज हैव लीगल सेंसन्स, मतलब लागू कर सकते हैं, और दीज दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सेंसन्स। अब बात आती है कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में। तो कहता है बेटा दे रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कहाँ पर, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब ये इंक्लूडेड थे किसमें, ये किसमें थे, इंक्लूडेड थे, भारत का जो शासन अधिनियम आया था 1935 वाला, उसी में इंक्लूडेड थे। ठीक है, उसमें इंक्लूडेड थे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में इंक्लूडेड थे। किसके नाम से, निर्देशों के दस्तावेज के नाम से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से। दीज वर इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The directive principle constitute a very comprehensive economic, social, and political program for the modern democratic state. The aim realizing the ideals of justice, liberty, and equality and fraternity। निर्देशक तत्व आधुनिक लोकतंत्र राज्य के लिए बहुत आर्थिक हैं, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम बनाते हैं, जिससे वही जो हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, न्याय, जस्टिस, कैसा वाला, 3 टाइप का उच्चादर्श, तो स्वतंत्रता, समानता का भी गठन करते हैं।
और इनकी प्रकृति गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब नॉट इन्फोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इनका होता है बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इनका हम क्या करते हैं भाई? क्लासिफिकेशन करते हैं, मीन्स डिवीजन इन थ्री कैटेगरी, डिवीजन इन द थ्री कैटेगरी। तो लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड द डायरेक्शन दे आर क्लासिफाइड एज। संविधान में निर्देशक तत्वों का कोई वर्गीकरण शामिल नहीं है, इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी तत्व, समाज में सभी को बराबरी पिलाने की बात करते हैं। नंबर 2 गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी तत्व, दोनों में बहुत सारी चीजें मिक्स पाई जाती हैं। नंबर 3 लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार, लिबरल और इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से कुछ अच्छा करना, तो उसको बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल। दीज आर द थ्री कैटेगरी ऑफ द डीपीएसपी, दीज आर द थ्री कैटेगरी ऑफ द डीपीएसपी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस किसमें कौन सा शामिल होता है? तो नंबर वन होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी तत्व। अब समाजवादी में कौन कौन से होते हैं भाई? तो कहता है दीज प्रिंसिपल, कहता है बेटा कॉन्टेम्पलेट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक socialist state. The concept envisages providing social and economic justice. कैसे उसकी बात करता है जस्टिस की? इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, सो दैट state should achieve the optimum norms of the welfare state. Welfare means upliftment of all. They direct the state through article 38, मतलब in this category article 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47 are included in the socialist principle of DPSP. पॉइंट क्लियर है? कौन कौन सा आ सकता है? जस्टिस की बात कर रहा है तो ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा का चिंतन करते हैं, समाज में, सोसाइटी में सब बराबर हो, जाति धर्म के बेस पर कोई डिवीजन ना हो, है ना, जैसे फंडामेंटल राइट में भी कहा गया है। और ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये अवधारणा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की परिकल्पना करती है ताकि राज्य कल्याणकारी राज्य के अनुकूलतम मानदंडों को प्राप्त कर सके। वे राज्य को अनुच्छेद के माध्यम से निर्देशित करते हैं। कैसे? कौन से वाले अनुच्छेद? 38, 39, 39 ए की जगह हिंदी में क्या लिख देते हैं? का, क्योंकि अमेंडमेंट वाला है। 41, 42, 43, 43 फिर यहाँ पर के का, और अनुच्छेद नंबर हो गया बेटा 47। कौन सा हो गया? 47 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई आगे। दूसरा कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट, इसमें कई सारे दोनों में कॉमन मिलेंगे आपको। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द गांधी, बाय गांधी मतलब महात्मा गांधी, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट in order to fulfill the dream of Gandhi. Some of his ideas were included in the PSP and they direct the state through Article 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। मतलब क्या कहता है भाई? मतलब कहता है ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी गांधी जी ने पुनर्निर्माण के कार्यक्रम दर्शाए थे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ विचार ऐड किए गए। जैसे उन्होंने कहा अनुच्छेद 40 क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब ये क्या होती है भाई? ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, ये ऐड किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, स्टेट की ड्यूटी है, बताया था ना, स्टेट इलेक्शन कराता है लास्ट क्लास में, का गठन। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है। गांधी जी गेव अ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिए थे गांधी जी? पक्का पक्का आदर्श 100%। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, काम खत्म, कुछ नहीं करने का, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारे करो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत के गठन में क्या था? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, वो मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ
गांधी जी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। का गांधी जी का वक्तव्य क्या होता है बेटा? उन्होंने कहा था राम राज्य, इंडिया में राम राज्य आ सकता है जहां सब सुखी हों, राम राज्य थ्रू ग्राम राज्य, राम राज्य थ्रू ग्राम राज्य। इट मीन्स upliftment of all, upliftment of all, and to develop, and to develop, yes, and to develop the villages, and to develop the villages। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा राम राज्य आ सकता है भारत में। राम राज्य मतलब भगवान राम वाला राज्य जिसमें सब सुखी होंगे, सब। राम राज्य ग्राम राज्य के द्वारा आ सकता है, ग्राम राज्य के द्वारा, जिसमें सभी का विकास हो। क्या हो? सभी का विकास हो। एवं क्या हो सकता है? टू डेवलप, डेवलप मैंने सही से लिखा है, टू डेवलप। एवं किसका विकास हो बेटा? गांव का विकास हो, ग्राम का विकास हो, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो इसी पर्पज से इस तरह की चीजों को ऐड कर लिया। तो देखो भाई, 43 उद्योग। गांधी जी बहुत ज्यादा बात करते थे खादी आश्रम की, बात करते थे ना खादी बनाने की। तो खादी पहनो, अपने देश का कॉटन पहनो, अपने देश का कपड़ा पहनो। तो उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। 43B, 46, 47, 48 ऑल आर एडेड। हाँ, फैशन कम करो और रीडिंग जरूर करो। आते हैं। नेक्स्ट होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार बौद्धिकवादी, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। कई सारे ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों में, तीनों में। दिस प्रिंसिपल इंक्लाइंड टुवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म एंड दे डायरेक्ट द स्टेट थ्रू दीज आर्टिकल। मतलब क्या कहता है ये सिद्धांत? उदारवाद की विचारधारा। उदारवाद मतलब सबको बराबर लेके चलो, ये उदारवाद होता है। सबके लिए झुकाव रखो, ठीक। 44 सबके लिए बराबर लॉ बनाओ। 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इन कैटेगरी को वन बाय वन पढ़ लेते हैं बेटा, है ना? इन चीजों को वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर देता हूँ आपका, कि जो आर्टिकल नंबर 36 है उसमें क्या मेंशन किया गया भाई? आर्टिकल 36 में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज दी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी है। फिर राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा। व्हाट इज द स्टेट? राज्य क्या है? तो राज्य की परिभाषा गिवन है आर्टिकल नंबर किस में? 36 में। कौन होगा? व्हाट इज द स्टेट? द स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। सीएम इज स्टेट, गवर्नर इज स्टेट, स्टेट पुलिस इज स्टेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जो गवर्नेंस है, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज द स्टेट। राज्य के सभी डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग स्टेट कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद आर्टिकल नंबर 37 भी लिख देते हैं यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 37 जो मैं समझाता हूँ स्लाइड पे लिख के, वो ज़्यादा समझ आता है। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, वो क्लियर हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी इज नॉट justiciable, means enforced by the court, by the court। ये 37 कहता है, मतलब क्या है? डीपीएसपी को, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हिस्ट्री में तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिद्धांत को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कोर्ट के द्वारा
लागू नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 38 भी मैं लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, welfare state, concept of welfare state is provided by the DPSP, by the DPSP। तो आर्थिक नहीं, आर्थिक नहीं, पहले लिखेंगे कल्याणकारी। क्या होगा? कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट इसके द्वारा दी गई है, अवधारणा इसके द्वारा दी है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट लेते हैं। अब जानते हो ना एक वेलफेयर स्टेट क्या है? इट मींस अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल इन द, किसमें? टू प्रोवाइड सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये वाली चीज में। तो सोशलिस्ट वाले जो प्रिंसिपल थे उसमें एक बार देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे हैं। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, ठीक, परमिटेड बाय जस्टिस, कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी in income, status, facility and opportunity। बट आप उसकी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसकी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो नीरज। जो अपना हिस्ट्री है, मेरे से अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आप लोगों को, आप मेरे साथ जुड़ना। मैं अभी अपना जैसे ही उसका मेरा वो आ जाएगा, अभी आईडी बन रही है हमारी इसकी टेलीग्राम की, मैं कुछ ना कुछ आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट टेक टेंशन। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा पारित सामाजिक आदेश हासिल करने और आय, स्थिति और सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है ना भाई? किसी का वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? अगर कोई वेलफेयर स्टेट आपको बनाना है तो बेटा जरूरी है ना सुदीप, दिस इज मस्ट, ये जरूरी है। आपको पढ़ाने के लिए तो बैठे ही हैं, अगर वो भी काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा, है कि नहीं? हाँ, क्या फायदा होगा, तभी तो। चलो बाकी खैर, सामने वाला जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहे हैं सामने पढ़ते रहो, मुझसे जो हो पाएगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो कहता है बेटा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए, है ना? जस्टिस आपका प्रोवाइड करना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इट मीन्स सोशली स्ट्रांग करना है, इट मीन्स स्ट्रांग करना है सोशली, उसका मतलब इकोनॉमिकली भी करना है, पॉलिटिकली भी करना है, जिससे आपका क्या होगा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल से आपका क्या हो जाएगा? स्टेटस, इनकम, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब आपका बढ़ेगा, है ना? प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट कहता है टू सिक्योर, टू सिक्योर, ये वाला है आपका आर्टिकल नंबर 39। सुरक्षित करना क्या? द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। द इन, उसके बाद क्या कहता है? द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, सबकी भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण। मतलब क्या? जमीन भौतिक संसाधन क्या होता है? व्हाट इज द भौतिक संसाधन? व्हाट इज द कॉमन गुड? कॉमन गुड मीन्स पार्क पर सबका हक होता है, इक्वल राइट होता है, पब्लिक प्लेसेस पर इक्वल राइट होता है ना, रोड्स पर इक्वल राइट होता है, ये सारी चीजें। थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ द प्रोडक्शन, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण करना। मतलब ऐसा करें जिससे सभी को बराबरी हो पाए बेटा, है ना? जिससे सभी को क्या हो? बराबर। फाइट नहीं करने का आप लोग, नीरज, नीरज, सुदीप, उज्जवल, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो जिसको जिसका समझ आता है बस पढ़ते रहो, कोई कमी है तो बता देना, हम ऐड करा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी टीम अच्छी है, हमारी जो टीम है वो हमारी टीम बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, बस डिपेंड करता है
किसी के साथ ट्यूनिंग बनने की, और कोई बात नहीं है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये 39 के ABCD पार्ट है, नॉट एडेड बाय द अमेंडमेंट, दीज वर ओरिजिनली, है ना बेटा, दीज वर ओरिजिनली एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब के सब आपके ओरिजिनली थे, ये वाले जो थे, ये वाले आपके सब के सब ओरिजिनल एडेड थे 1939, आर्टिकल नंबर 39 वाले। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, अगर कैपिटल में होते तो अमेंडमेंट वाले होते। नेक्स्ट आता है, ये कहता है preservation of the health and strength worker and the children against forcible abuse, जबरन दुरुपयोग के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, मतलब जो बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में काम पे लगा देते हैं उन सब से, है ना, उन सब से, उन सब से क्या करना, उन सभी को आपको बचाना, प्रोटेक्ट करना, आप इतना समझ लो बस। सुदीप, किसी से कुछ नहीं कहने का बेटा, बस इतना ध्यान में रखो कि आप तो समझ आना चाहिए, चाहे हिंदी में समझ आए चाहे इंग्लिश में समझ आए, इक्वल आपको समझ आना चाहिए, चाहे मैं मराठी में आए चाहे आपके तेलुगु में आए, आपको समझ पड़ना चाहिए बस। नेक्स्ट कहता है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए भी अवसर उपलब्ध कराना, 39 में ही लिखा हुआ है, और ये वाला ऐड किया गया था, दिस वन एडेड बाद में। तो क्या कहता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल नंबर 39A कहता क्या है भाई, समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, मतलब लीगल एड क्या, जैसे सपोज एग्जांपल लो, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया कोई पुअर पर्सन है, कोई पुअर पर्सन है, और ही इज अपीयर, ही और सी, ही इज अपीयर इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, ठीक। क्या कहता है, कोई भी पुअर पर्सन, कोई भी गरीब इंसान कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट में उसके पास में पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, एडवोकेट, एडवोकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय, विल बी द प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, गवर्नमेंट, समझ गए ना। तो ये आपका 39A होता है, 39 का होता है। एक बार और बात कर लेना उनसे, वो बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा, ये अभी आपके सोशलिस्ट वाले चल रहे हैं, टू सिक्योर द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, टू द पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल्ड, मतलब क्या कहता है, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में काम पाने के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए लोक सहायता पाने को अधिकार को संरक्षित करना, ये वाला, ठीक है ना। अब इस अब बेटा, अब पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अब आप लोग इधर उधर की बात में ध्यान मत दो, अब सिर्फ इस पर फोकस करो, क्योंकि अपना टाइम भी कंप्लीट होने वाला है और मेरे को टॉपिक कंप्लीट भी कराना है, ठीक है। अब एक दूसरे को कमेंट मत करो, टॉक टू मी, ऑल ऑफ यू, फर्स्ट टॉक टू मी। कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की उचित और मानवीय स्थितियों तथा मातृत्व सहायता देना, मतलब जब किसी के बेबी होता है, छोटा बेबी, जब बेबी होता है तो बेबी होने से पहले जो उसकी प्रेग्नेंट मदर होती है ना, प्रेग्नेंट मदर जो होती हैं उनको क्या करना, उनको अगर वो जॉब पे हैं, इफ सी इज इन जॉब, अगर वो जॉब में है तो उनको लीव देना, उनको क्या देना, लीव देना, 6 मंथ का टोटल लीव दे सकती हैं जब तक वो बच्चा 2 साल का होता है, जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद। उसके अलावा पूरा का पूरा एक्सपेंस, एक्सपेंस प्रोवाइड कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, अगर वो गरीब हैं तो। और पेड लीव, लीव होती है पेड लीव, अगर जॉब में है तो लीव कैसी होगी, पेड लीव होगी। पेड लीव का मतलब होता है आपको आपकी सैलरी का अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड द सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर, सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करने के लिए जीवन के सभ्य, मानक और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। इसी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिकल 43 में होता है बेटा टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड की जगह प्रमोट लिखते हैं, ज्यादा अच्छा है।
टू प्रमोट कॉटेज ऑब्लिक स्मॉल इंडस्ट्री। जानते हो ना, लघु छोटे छोटे उद्योग गांव में आजकल मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इसको, एमएसएमई वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो लघु एवं क्या करना भाई, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। ठीक है ना, इसके लिए लोन वगैरह खूब मिलता है। प्रोत्साहन देना। 10,000 का जो वेंडर्स है, छोटे वेंडर्स, रेहड़ी वाले, सब्जी लेके घूमने वाले, उनको तक मिल जाता है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में, टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये आपका आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। उद्योगों के प्रबंधन के लिए, एक सेकंड, ये वाला है, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये जो इंग्लिश है ना, ये ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग, ये इंग्लिश इसकी यहाँ पर है, इसका हिंदी यहाँ लिखा है ना। और ये जो 47 वाले का जो लिखा हुआ है 47 था, इसकी हिंदी ये वाली है। पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। और 43 का जो लिखा है बेटा, वो क्या लिखा हुआ है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, आर्टिकल 43 का। ये जो 47 है, इसमें मैं एक और चीज लिख देता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ऑब्लिक ड्रग्स ऑब्लिक टोबैको एटसेट्रा। मतलब है नशीले पदार्थों या तंबाकू आदि पर रोक। जैसे एग्जाम्पल बिहार, फिर भी इलीगली सेल होता है ना। एग्जाम्पल है बिहार, उसमें गवर्नमेंट ने शराब बंदी कर रखी है, फिर भी इलीगली मिल जाता है। नेक्स्ट है बेटा गांधीयन प्रिंसिपल। अभी तक हमने बात की थी सोशलिस्ट वालों की, अब बात करेंगे गांधीवादी वालों की। गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर जो वाले आर्टिकल हैं उनकी बात कर लेते हैं। क्या कहता है, द ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, अभी बताया था, एंड एंडो दैम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल दैम टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें आवश्यक शक्ति और अधिकार के साथ उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने और सक्षम बनाने के लिए। अनुच्छेद नंबर 40। सर रामायण खत्म हो चुकी है और पूछते हैं कि सीता कौन थी, इसके लिए सॉरी सर, प्लीज टेल मी द डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। बताता हूँ मनीष, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। सिंपल भी लिख देते तो मेरे को समझ आता। मैं तीनों का डिफरेंस बता दूंगा, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट, अभी बता दूंगा, है ना। एक आर्टिकल समझाऊंगा, उसी आर्टिकल से समझा दूंगा सारा आपको। होम डिलीवरी होता है चोरी छुपे। तो ये बेटा आर्टिकल 40 हमने अभी पढ़ लिया। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको पंचायत पढ़ाया था, उसमें एक आर्टिकल बताया था 243, है ना, पार्ट 9 वहां पर भी था ये। और एक हमने पढ़ा था वहीं पर स्केड्यूल नंबर 11, अनुसूची नंबर 11 था ना। ऑल 3 मतलब आर्टिकल 40 ये वाला जो कि आपका पार्ट 4 में है, पार्ट 4 ये वाला, एंड आर्टिकल 243 इन पार्ट नंबर 9 एंड शेड्यूल नंबर 11 इन पार्ट नंबर अनुसूची नंबर 11 इन नॉट इन एनी पार्ट। all are related to the panchayat, all are related to the पंचायत। ठीक है बेटा, ये सभी पंचायत से संबंधित हैं, ये सभी पंचायत से संबंधित है, क्लियर है ना भाई। इसमें भी पंचायत की बात की कि पंचायत बनानी चाहिए, स्टेट बनाता है। पार्ट 9 आर्टिकल 243 में भी पंचायत थी, शेड्यूल नंबर 11 में भी पंचायत थी, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट कहता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड ऑन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस ऑफ द रूरल एरिया। अभी बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग बढ़ाना, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री वाला जो बताया था वही आर्टिकल है, क्योंकि दोनों कैटेगरी में आता है, सोशलिस्ट में भी आता है, गांधीयन में भी आता है।
to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and the professional management of the cooperative society, आर्टिकल 43B। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। मीन्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल है आपका इसमें जैसे लेबर यूनियन, एग्जाम्पल जैसे आपका क्या होती हैं, लेबर यूनियन सुना है ना आप लोगों ने, श्रमिकों की यूनियन बनती है, श्रमिक संघ बनते हैं। एक मूवी आई थी बेटा अनिल कपूर साहब की, उसमें श्रमिक संघ दिखाया गया था। साउथ इंडिया की बहुत सारी मूवीज आती हैं इस तरह की आज भी। नेक्स्ट है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए। मतलब क्या है, रिजर्वेशन है, मतलब चाहे तो स्टेट का रिजर्वेशन अलग हो सकता है, तो स्टेट रिजर्वेशन किसको मिल सकता है, जिसकी जरूरत हो, किसको, SC, ST, OBC और न्यू वाला EWS। जैसे आपको ये प्रोवाइड किया गया था फंडामेंटल राइट में, यहाँ भी दे सकता है बट स्टेट अपनी मर्जी से देगा, तो स्टेट में कई बार इस तरह का होता है। नेक्स्ट आता है टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अभी बताया था मैंने आपको, नशीली दवाओं और ड्रग के सेवन को प्रतिबंधित, मतलब शराब पर रोक, शराब पर प्रतिबंध, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्टेट चाहे तो कर सकता है। नेक्स्ट आता है 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काओ। काओ को नहीं मारा जा सकता वह, लेकिन काओ बेचारी भूखी मरती रहती है, कूड़ा खाती रहती है, घूमती रहती है, रोड पे कट जाती है, ट्रेन से कट जाती है, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अब पॉलिटिक्स पूरी होती है। काउस एंड अदर मिल्क ब्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। गायों, बछड़ों, अन्य दुग्ध देने वाले जो मिल्क देते हैं, और मवेशियों को मारने और उनकी नस्लों को सुधारने के लिए। मारने पर रोक है ना, मारने पर रोक और उनकी नस्लों को सुधारना। नेक्स्ट कहता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट वाला कौन सा हो गया बेटा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। EWS होता है बच्चे, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नया वाला आया तो था, ये मोदी जी ने ऐड कराया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, एनी कास्ट एनी रिलीजन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अमेंडमेंट, तो उसमें समझाऊंगा ये वाला कि कब ऐड किया है वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था, आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, 8 लाख से कम जिनकी पारिवारिक इनकम है उनको शामिल किया जाता है इसमें। जनरल वाले भी, यस। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलाइजेशन। ये तत्व उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। दे डायरेक्ट द स्टेट, व राज्य को निर्देश देते हैं। टू सिक्योर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना। अब ये क्या है भाई, ये वाला समझ लो। आर्टिकल जो 44 है बेटा, आर्टिकल 44 होता है, ये होता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान आचार संहिता ओनली गोवा में लागू है। समान आचार संहिता कहाँ पर है, ओनली, ओनली गोवा, ओनली इन गोवा, सिर्फ गोवा में, ओनली इन गोवा। होता क्या है इसका मतलब, इट मीन्स लॉ इक्वल फॉर ऑल, लॉ इक्वल फॉर ऑल, कानून सबके लिए बराबर हो, ये कहता है। कानून कैसा होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। फिर कहता है बेटा आर्टिकल 44 हो गया। आर्टिकल 45 कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। इसको 45A कर देते हैं, ये 45A है, हिंदी में 45 का है ये वाला। तो सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल, मतलब प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के प्रबंध जब तक वो 6 साल की आयु पूरी नहीं कर लेते, अनुच्छेद 45 का। अब यहां पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, इससे आपके 3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वें संविधान
संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या हुआ देखते हैं। ये हुआ बेटा आर्टिकल नंबर 21A एडेड इन पार्ट 3, आर्टिकल 45A was added in part 4। वो वाला बेटा 144 होता है आदर्श,